ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Dr. Zashant Saeed and I'm neurological rehabilitation therapist at Department of Neurosciences, Lahore Medical and Dental College. आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ जो कि है दिमागी अमराज में न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की अहमियत। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिमागी अमराज होते क्या हैं। दिमागी अमराज मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। कुछ अमराज वो हैं जो किसी ट्रॉमा के बाद या किसी हादसे के बाद पेश आते हैं, जैसे कि सर पे चोट लग जाना या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होना और उसकी वजह से आपके पूरे जिस्म या आधे जिस्म का पैरालिसिस होना, या इसके अलावा वैस्कुलर इंजरीज जिसके अंदर फॉलेज जो है वो बहुत एक कॉमन है। कुछ और बीमारियां जिनको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, ये वो बीमारियां हैं कि जो जब शुरू होती हैं तो वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस करती हैं और इनके अंदर कॉमनली हमें पार्किंसंस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स और दीगर बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स जो हैं वो दिमागी अमराज के अंदर जो हैं वो शामिल हैं। दिमागी अमराज माजूरी का एक बहुत बड़ा सबब है हमारे माशरे के अंदर और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये है कि माशरे के अंदर ये तासर है कि दिमागी बीमारियों का इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है रिहेबिलिटेशन से। दूसरी सबसे अहम वजह यह है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या दिमागी बीमारियां के इलाज के अंदर दो बहुत अहम कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है मेडिकल मैनेजमेंट का और दूसरा कंपोनेंट है न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन का। किसी भी मरीज़ को जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल बीमारी लाहक होती है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो पेशेंट फौरी तौर पे जो है वो अस्पताल जो है वो जाते हैं। वहाँ पे उनका मेडिकली तो मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद उस केयर के बाद जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन का। मरीज़ घर तो चले जाते हैं ये सोच के कि वो अब स्टेबल हैं और उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो गई है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आने वाले वक्त में ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी एक माजूरी का बाइस बन सकती है। अब हम बात करेंगे कि न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है क्या। बीइंग अ न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट, मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है किसी भी दिमागी बीमारी में लाहक हो के, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जिस चीज़ के ऊपर मैं फ़ोकस करता हूँ वो ये होती है कि मरीज़ को माजूरी से किस तरह से बचाया जाए। और किसी भी दिमागी अमराज की वजह से जो मरीज़ को सिम्टम्स आ रहे हैं या डिस्फंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है फ़िज़िकल या न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, उसको किस तरह से कम किया जाए और मरीज़ को किस तरह से ख़ुद मुख्तार बनाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरह से गुजार सके। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन रोज़मर्रा की फ़िज़िकल थेरेपी एक्सरसाइज से या ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इस बात को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर हम एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली क्या है? अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है और दिमाग के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो वक्त के साथ साथ चेंज हो, अडाप्ट करे, चीज़ों को लर्न करे और रिकवर कर सके अगर कोई इंजरी होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि वो अपनी एज के साथ जब ग्रो करना शुरू करता है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लर्न करता है, जैसे कि वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। इसी तरह वो अपनी दीगर एक्टिविटीज़ को जो है वो कंटिन्यू करता है और लर्न करता चला जाता है। इसी तरह जब दिमाग के ऊपर किसी किस्म की भी चोट लगती है या किसी किस्म की भी दिमागी अमराज में मरीज़ मुब्तला होता है तो उसके बाद दिमाग का कुछ स्पेसिफ़िक पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एरिया या जो बॉडी के फंक्शन उस पार्ट से कंट्रोल हो रहे होते हैं उनका फंक्शन भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर हम फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो फंक्शन लॉस हो चुका होता है। हम डिफरेंट इंटरवेंशंस और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके उस फंक्शन को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं।
जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम को, जिसके अंदर जो चीज़ें पेशेंट भूल चुका होता है, एक मूवमेंट करने की, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो मेमोरी होती है वो लॉस हो चुकी होती है, तो वो हम रीस्टोर करने के लिए मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम्स को जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ज़्यादा इंटरवेंशंस मौजूद हैं, जैसे कि मोटर कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ हैं, और इसके अलावा और जदीद तरीके हैं जिनसे हम इलाज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिहैब प्रोसेस के बारे में कि जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को एजुकेट करते हैं कि जो बीमारी लाक हो चुकी है उसकी वजूहात क्या थी, उसकी वजह से क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है, और इसका इलाज किस हद तक जो है वो मुमकिन। जब हम ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो उसके बाद हम पेशेंट की एक डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन करते हैं। डिटेल एग्ज़ामिनेशन करने के अंदर हम पेशेंट की बहुत सारे मसाइल को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस वक्त पेशेंट का करंट स्टेटस क्या है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स क्या है। इम्पेयरमेंट्स वो मसाइल हैं या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है। जैसे कि पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं अपनी बॉडी का एक पार्ट जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहा, या मैं अपने हाथ को यूज़ नहीं कर पा रहा, या मैं अपने पाँव को या अपनी टांग को यूज़ नहीं कर पा रहा, या पेशेंट जो है वो वॉक नहीं कर पा रहा, या पेशेंट से खड़े नहीं हुआ जा रहा, या पेशेंट को दीगर और इस तरह के मसाइल हैं जैसे कि बावल और ब्लैडर प्रॉब्लम है, या पेशेंट को सोचने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट को अटेंशन मेंटेन करने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, या कंसंट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह की बेशुमार इम्पेयरमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट करती हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन इम्पेयरमेंट्स की बेस के ऊपर वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अगर एक पेशेंट कि एक बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, और उस फंक्शन ना करने की वजह से वो मरीज़ जो है वो से फॉर एग्ज़ाम्पल खाना नहीं खा पा रहा या सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो वो बनती हैं उसकी फंक्शनल लिमिटेशंस, जो कि बेसिकली माजूरी का सबब होती हैं, और पेशेंट जो है वो डिपेंड करना शुरू कर देता है दूसरे लोगों के ऊपर। और इन कंडीशंस के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन जो है वो कॉज करती है इस तरह के मरीज़ों के अंदर। पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को डिटेल में देखने के बाद और पेशेंट से डिस्कस करने के बाद हम कुछ रियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि हम रियलिस्टिक गोल्स को सेट करें। रियलिस्टिक गोल्स क्या हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो कि हम पेशेंट को थोड़े अरसे के अंदर जो है वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं बेड से उठ नहीं सकता, तो बेड से उठना हम एक शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए हम वो इंटरवेंशंस प्लान करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, या मोटर कंट्रोल प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम इंटरवेंशंस अप्लाई करते हैं, और उस इंटरवेंशन को अप्लाई करने के बाद 2 to 3 वीक्स के अंदर पेशेंट का जो एक मिनिमम फंक्शन होता है अगर वो रीस्टोर हो जाए या रीस्टोर होने लगे या बेहतर होना शुरू हो जाए, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है पेशेंट के लिए भी और न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट के लिए भी। सो जब हम रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं और शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं तो ये बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर होता है पेशेंट की कंप्लायंस के लिए। पेशेंट्स को ये पता होता है कि इस टाइम के अंदर ये मेरा टाइम फ्रेम है और ये टारगेट मेरी एक्टिविटी है जो कि मैंने अचीव करनी है, तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिल के उस टारगेट को फोकस करते हैं और कम अरसे के अंदर उस चीज़ को जो है वो अचीव किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम कोई ऐसा अनरियलिस्टिक गोल सेट करें जो कि वक्त के ऊपर पूरा ना हो और उसकी वजह से मरीज़ जो है वो डीमोटिवेट हो और उसको ये लगे कि इलाज करवाने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम मरीज़ को उसके प्रोग्नोसिस के बारे में बताएं डिटेल से कि इस बीमारी की वजह से जो डिसेबिलिटी या माजूरी जो हुई है उसको किस हद तक जो है वो रिकवर किया जा सकता है और कितना मैक्सिमम पॉसिबल हम कर सकते हैं इस बीमारी से और इस माजूरी से आपको बचाने के लिए या इससे रिकवर करने के लिए। और इस तरह से हमारा रिहैब प्रोसेस जो है वो चलता है
और टाइम टू टाइम हम अपने पेशेंट की प्रोग्रेस को जो है वो मेजर करते हैं और अपनी इंटरवेंशंस को जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर है टाइम। किस टाइम के ऊपर रिहैब स्टार्ट करनी चाहिए और कब पेशेंट को जो है वो रिहैब सर्विसेज लेने के लिए आना चाहिए। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस रिहैब प्रोसेस की जो कि किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन के बाद जो है वो चलती है, जैसे कि हेड इंजरी के बाद या फॉलिज के बाद या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। तो जब पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट होता है एक्यूट केयर के अंदर, तो न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है वो विद इन अ डे और 2 जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उस टाइम फ्रेम के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही होती हैं उनको प्रिवेंट करें, और सेकेंडली हम पेशेंट की जो कॉन्शियस लेवल या अराउजल लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ होता है, हम उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। वंस पेशेंट थोड़ा मेडिकली स्टेबल हो जाता है तो उस मेडिकल स्टेबलाइजेशन के बाद हम एक्टिव रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है हमारी थेरेपी को, और जहाँ पे हम पेशेंट के साथ जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं और अपनी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स जो है वो डेवलप करते हैं और अप्लाई करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास वो डिजीज़ जो कि न्यूरोडिजेनरेटिव है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ वो जो कि जब स्टार्ट होती हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेस करती चली जाती हैं। इन केसेस के अंदर ज़रूरी ये है कि पेशेंट बहुत जिस अर्ली स्टेज के ऊपर आता है उतना ज़्यादा रिकवरी का पोटेंशियल होता। तो रिहैब प्रोसेस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। वो मरीज़ जो किसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ के बाद हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और अर्ली फेज़ के अंदर प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर हम काम करते हैं रिस्टोरेशन के ऊपर। जो फंक्शन लॉस हो चुके होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम उस फंक्शन को जो है वो रीस्टोर कर लें। फिर वो मरीज़ जो कि कुछ अरसे के बाद प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 7 महीने के बाद या 8 महीने के बाद प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे डिजीज़ प्रोसेस जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका होता है, या इवन साल के बाद भी प्रेजेंट करते हैं, उस केस के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो होता है कंपनसेशन के ऊपर। अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर फुल रिकवरी या फुल रिस्टोरेशन के चांसेस कम हैं, तो उस केस के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम पेशेंट को कंपनसेशन स्ट्रैटेजी सिखाएं कि वो अपनी मौजूदा माजूरी के साथ अपनी ज़िंदगी को है वो किस तरह से बसर कर सकता है। और लास्ट में हमारे पास आती हैं वो स्टेज जहाँ पे डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होती है और एंड स्टेज पर जा चुकी होती है। इस केस के अंदर न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करने की, जिसके अंदर हम काम करते हैं फंक्शनल मेंटेनेंस रिजीम के ऊपर कि पेशेंट की जितनी डिसेबिलिटी प्रोड्यूस हो चुकी है और जो उसको डिस्कम्फर्ट है, जो उसको पेन है, उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ किया जा सके और उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम फ्रेम की बात करते हुए मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि जब पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट होता है या किसी ट्रॉमा की वजह से स्टार्ट होता है, या वैसे अगर कोई न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है, तो जो इनिशियल टाइम होता है फर्स्ट 2 to 3 वीक्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर इस टाइम के अंदर आप पेशेंट अगर न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर ले तो रिकवरी का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, और पेशेंट की मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम फ्रेम, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो जितना जल्दी मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करेगा, जितने अर्ली स्टेज के ऊपर मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करेगा, उतना ज़्यादा पेशेंट की रिकवरी जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है और उसको माजूरी से बचाया जा सकता है। आखिर में मैं ये एक ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा उस सारी ऑडियंस को जो इस वक्त मुझे सुन रही है कि अगर आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में या करीबी जानने वालों में किसी को भी कोई भी किसी किस्म की भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या दिमागी अमराज जो है लाहक है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको फ़ौरन से पहले न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट के पास जो है वो ले जाएं, ताकि उस पेशेंट को माजूरी से बचाया जा सके। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ओला डॉक के ऊपर मेरे क्लिनिकल सेटअप्स का, हॉस्पिटल्स का और उसके टाइमिंग्स का जो है वो मेंशन है। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप क्लिनिक पे आके भी विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।